हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं व्यास नारायण साहू और आज हम फिर से रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस टेस्ट जो कि पार्ट 2 है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कई एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बेस पे मैं बहुत सारी चीज़ जो टॉपिक है वो भी हम क्लियर करते जाएंगे। जो थोड़ा थोड़ा जितना भी बेसिक चीज़ है वो सब हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितना भी हो सके आप यहाँ से नॉलेज ले सको। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे जो चैनल है ई टारगेट क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि जितना भी और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिप्सम है। तो इसमें दिया हुआ है जिप्सम है करके। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है इसका मतलब। तो पहला ऑप्शन है CaSO4 2H 1/2 H2O, दूसरा है CaSO4 2H2O, तीसरा है CaSO4, चौथा है Ca3Al2O4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है CaSO4 2H2O। दोस्तों ये होता है जिप्सम। और जिप्सम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम भी है। केमिकल नेम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। और इसको जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इसका जो 3/4 जल है वो बाहर निकल जाती है। 3/4 जल मतलब 3/4 H2O जो है बाहर निकल जाती है। अब 3/4 H2O बाहर निकलेगी तो वो क्या बन जाएगा, फिर से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका जो फॉर्मूला है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये CaSO4 1/2 H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और हमारा जो जिप्सम है वो क्या है, जिप्सम जो है CaSO4 2H2O है। तो ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने पर साम्य की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाने वाला, जो आपको बढ़ावा दे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कैटेलाइज्ड भी बोलते हैं। तो उत्प्रेरक किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया उसकी दर को बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है। ध्यान में रखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, साम्य की स्थिति। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने पर साम्य की स्थिति पर क्या रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब वो अपरिवर्तित रहता है। तो जैसे देख लेते हैं दोस्तों इसमें, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, मतलब ये क्रियाकारक है, ये क्रियाकारक, और ये हमारा प्रोडक्ट है उत्पाद। तो जैसे यहाँ पर साम्य स्थापित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, साम्य स्थापित हो रहा है। और ये मान लो हमने ले लिए 10 मिनट में साम्य स्थापित हो रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है ये तो साम्य स्थापित हो गया, लेकिन अब इसमें हम क्या मिला दिए, उत्प्रेरक मिला दिए। तो उत्प्रेरक मिलाएंगे तो जो साम्य की स्थिति उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो क्या हो रहा है, देखो हमको यहाँ से 10 मिनट में साम्य मिल रहा है, देखिए बिना उत्प्रेरक के। तो जब उत्प्रेरक मिला देंगे तो ये कितने मिनट में मिलने लग जाएगा, 5 मिनट में ही मिलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा रही है, लेकिन साम्य की स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो साम्य की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। ध्यान में रखिए इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, दाब होता है, ये सब क्या हो जाता है, साम्य में स्थिर हो जाता है। ध्यान में रखिए, ये सब भी मापनीय जो गुण होते हैं वो भी स्थिर हो जाता है। ये एक साम्य का जो बहुत एक अभिलक्षणिक गुण है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलबर्ग तथा वागे के नियम के अनुसार सत्य है यदि Na+N2B इक्विलिब्रियम M1C+M2D। तो देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं क्रियाकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो ये क्रियाकारक है, ये हमारा उत्पाद है। देखिए आप सभी को पता है साम्य अवस्था में होता क्या है करके, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए क्या दे दिया है यहाँ पर, गुलबर्ग और वागे के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गुलबर्ग और वागे का नियम बता देता हूँ मैं। ये इसका प्रोपोर्शनल टू होता है क्रियाकारक, क्रियाकारक का सांद्रता, मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा,
क्रिया कारक की जो सांद्रता होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान में रखिए, गुलबर्ग एवं वागे की नियम ओनली क्रिया कारक के लिए यूज होगा, क्रिया कारक ना कि प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट होगा वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये प्रोडक्ट है। और हमारा M1C प्लस M2D भी प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि C और D तो क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू N1 की पावर सांद्रता N1 की पावर A की पावर N1 और B की सांद्रता और उसकी पावर में N2। तो गुलबर्ग एवं वागे का नियम ओनली फॉर क्रिया कारक के लिए, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान में कमी से संक्षारण की दर क्या होती है। तो देखते हैं, जो संक्षारण होता है, संक्षारण को कोरोजन बोलते हैं इंग्लिश में। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना। जैसे लोहा है, लोहे को आप बाहर में रख दो तो क्या होगा, उसमें वायु और जो वो है क्या बोलते हैं पानी है, इन दोनों से क्रिया कर करके क्या होगा, उसके ऊपर कुछ परत जम जाती है जिसको क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलते हैं, मतलब संक्षारण बोलते हैं, जंग लग जाती है मतलब। और ये जंग का जो फॉर्मूला है ये भी बता देता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये होता है हमें किसका, संक्षारण का सूत्र होता है। अब देखते हैं पीएच मान में कमी के कारण। अब मान लो ये हमारा पीएच मान है, तो पीएच मान ये 7 है, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन है। और इधर पीएच मान कम होगा, इधर पीएच मान ज़्यादा होगा। तो पीएच मान में कमी, तो पीएच मान में कमी मतलब क्या होगा, ये अम्लीय हो रहा है और ये क्या हो रहा है, क्षार हो रहा है। 7 के उस पर क्षार, 7 के पहले वाला अम्लीय। तो पीएच मान में कमी कर रहे हैं मतलब अम्लीय कर रहे हैं। तो जब अम्लीय कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो संक्षारण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान में रखिए, पीएच मान में कमी करना मतलब अम्लीय की ओर जाना, तो उससे क्या होगा, संक्षारण की दर बढ़ जाती है। और जब पीएच मान जो है <3 होता है, मतलब 3 या 3 से कम होता है पीएच मान किसी भी चीज़ का, तो संक्षारण की दर तीव्रता होती है, मतलब संक्षारण की जो दर होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। ध्यान में रखिए इस चीज़ को। तो संक्षारण की दर पीएच मान में कमी के कारण क्या होगा, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल मेटल मिश्रण है। देखिए दोस्तों, मिश्र धातु से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। तो जो बेल मेटल है वो क्या हो जाएगा, बेल मेटल का जो मतलब मिश्रण है वो क्या हो जाएगा, कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन से कांसा भी बनता है दोस्तों, लेकिन जो प्रोपोर्शनल होता है वो अलग अलग होता है। दोनों का जो मतलब मात्राएं होती है, क्वांटिटी होती है, वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें क्या होगा, बेल मेटल में क्या होता है, जो Cu की मात्रा है वो है 75% होता है, 75% प्लस जो एसएन की मात्रा, टीन की मात्रा है वो 25% होता है। ये दोनों मिलकर बेल मेटल बनते हैं। बेल मेटल क्या होता है, जो बेल मतलब होता ही है घंटा, तो घंटे की जो पुर्जे उर्जे सब बनाते हैं वो सब किससे बनाया जाता है, ये कॉपर और टीन के मिश्रण से ही बनाया जाता है। जब इसी कॉपर और टीन के मिश्रण को, जब हम कॉपर को 88% और टीन को जब हम लगभग 20 या 12% या 20% के आसपास ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा, ब्रॉन्ज बोलते हैं जिसको। तो आप मिश्र धातुएं भी याद रखिए, इससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी से आप याद कर सकते हैं। तो Cu प्लस एस एन किसका है, बेल मेटल का। Cu प्लस एस एन कांसा का भी ही है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर गैस या भाप अंगार गैस क्या है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ऐसा पूछा जा चुका है दोस्तों, रेलवे में तो अक्सर पूछते ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए वाटर गैस क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो CO प्लस H2 हो जाता है। इसको भाप अंगार गैस भी बोलते हैं। दूसरा चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ, जो बी वाला ऑप्शन है CO प्लस N2, इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ N2 हो तो प्रोड्यूसर गैस और उसके साथ H2 हो तो भाप अंगार गैस। तो यहाँ पर भाप अंगार गैस पूछा है, इसका जो आंसर हो जाएगा CO प्लस H2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो सबसे पहले जानते हैं ऋण विद्युतीय, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये परमाणु का एक रासायनिक गुण होता है दोस्तों। तो जो ऋण विद्युतीय होता है, ऋण विद्युतीय का मतलब होगा कि कोई भी परमाणु जितने जल्दी से, मतलब या कितने जल्दी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वो उसके ऋण विद्युतीय तत्व है। तो सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, जो कि सब इलेक्ट्रॉन को या दूसरे पदार्थों के इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले से बहुत तीव्र गति से ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो 3.98 होता है ऋण विद्युतीय फ्लोरीन का। लेकिन अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं,
कि जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋण विद्युती या विद्युत ऋणात्मकता है वो घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, बढ़ती है ऋण विद्युती, और ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, घटती है। अभी हम कैसे जा रहे हैं, बाएं से दाएं बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन बोल रहा है और फ्लोरीन से पहले क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। ध्यान में रखिए, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 होता है और इसका क्या होता है, 8 होता है परमाणु क्रमांक। तो फ्लोरीन से पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसका जो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन के बाद वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ध्यान में रखिए। और ऑक्सीजन का जो ऋण विद्युत जो वो होती है, मान होता है ऋण विद्युती का, वो है 3.44 होता है। और फ्लोरीन का कितना बताया था, 3.98। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन है। ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा दोस्तों, तो ध्यान में रखिए इस चीज़ को। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाइए, तो इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन अच्छे से बन सकेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रक्रम में सभी तापमानों पर स्वतः होगा, कोई प्रक्रम जो है सभी तापमानों पर स्वतः होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है ACF में। ध्यान में रखिए। तो अब देख लेते हैं हम इसका मान कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एच, जो डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी में एक संबंध होता है। डेल्टा एच मतलब होता है एंथैल्पी, और क्या बोलते हैं, डेल्टा एस होता है वो क्या होता है, एंट्रोपी होता है, और डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी होता है। तो इन तीनों में एक संबंध होता है जो कि क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस क्या होता है, टी डेल्टा एस। ये होता है इन सभी जो तीनों में संबंध ये होता है। तो अब देख लेते हैं सभी तापमानों पर स्वतः कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं, ये डेल्टा एच होगा, ये डेल्टा एस होगा। तो जब डेल्टा एस माइनस होगा और डेल्टा एच प्लस होगा तो जो परिणाम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में होगा। और यही एक कंडीशन है जिस पर क्या होता है, जो कोई भी प्रक्रम है वो स्वतः होता है। ध्यान में रखिए, जब डेल्टा एच माइनस हो, डेल्टा एस प्लस हो, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो माइनस में बनता है। तो जो प्रक्रम है वो सभी तापमानों पर स्वतः होगा। तो इसमें देखते हैं डेल्टा एच माइनस कब होगा। देख लीजिए, डेल्टा एच माइनस किस में है, मतलब डेल्टा एच इज लेस देन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो यहाँ पर है, और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है इसमें, डेल्टा एच जो है पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एस यहाँ पर पॉजिटिव कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा एस जो है पॉजिटिव ये वाला है ना, और डेल्टा एच निगेटिव ये वाला है, सॉरी। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रक्रम के लिए, मतलब इस तापमान के लिए जो प्रक्रम है वो स्वतः होगा। ध्यान में रखिए, डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, वो स्वतः नहीं होता है। ध्यान में रखिए, जब ये प्लस और ये माइनस हो जाए तो वो स्वतः नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की को प्रचलित करने के लिए न्यूनतम वायु की गति की आवश्यक होती है। तो जो वायु की न्यूनतम आवश्यकता होती है, जो उसकी जो वायु की गति होती है वो कितनी होनी चाहिए पवन चक्की के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए 5 किलोमीटर पर आवर इसको मंद वायु बोलते हैं, मंद वायु। 800 किलोमीटर पर आवर ये होता है टार्नेडो, मतलब जो तूफान होता है उसका होता है। और 15 किलोमीटर पर आवर की जो होती है वायु का वेग, वो पवन चक्की के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्य गैस का संगठन होता है। तो बायोगैस दोस्तों, जो कि कोई भी जो पेड़ पौधे ये सब का जीवाश्म है, जब उसको हम वायु की अनुपस्थिति, इसमें ध्यान में रखिए, वायु की अनुपस्थिति में जब इसको वो करते हैं, डिग्रेड होता है, तो उससे क्या होती है, मुख्य गैसें बनती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सा बनता है, CH4, मतलब मेथेन गैस बनता है। मेथेन गैस के जो परसेंटेज है वो 70% होता है इसमें। मेथेन के साथ CO2 भी होता है, H2S भी होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है वो सबसे बदबूदार गैस से है। सबसे बदबूदार गैस कौन सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे जो गंदी नालियों का जो बदबू होता है ना, वो सब H2S की ही कारण होता है।
ध्यान में रखिए यहाँ पर बायोगैस पूछा गया है, तो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में मेथेन होता है जो कि 70% के लगभग होता है। नेक्स्ट चीज़ है एक आदर्श ईंधन होता है। तो आदर्श ईंधन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं इसका इसमें एक क्वालिटी या एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ आदर्श ईंधन का। इसका जो ऊष्मीमान है, ऊष्मीमान क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ऊष्मीमान हाई होना चाहिए। ज्वलन ताप क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ऊष्मीमान हाई होना चाहिए, ज्वलन ताप कम होना चाहिए, और जो दहन की दर है वो संतुलित होना चाहिए। दहन की दर संतुलित, ऊष्मीमान अधिक, ज्वलन ताप कम। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। आदर्श ईंधन का ऊष्मीमान कम, तो ये वाला नहीं हो सकता। ज्वलन ताप अधिक, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ऊष्मीमान अधिक, हाँ, तो ये वाला सी वाला हमारा जो आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन के लिए ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन के लिए O2 और N2 का मिश्रण है। मतलब जब कृत्रिम श्वसन, जब किसी व्यक्ति को श्वास की कृत्रिम प्रकार से दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कुछ मिश्रण होता है। तो वो जो मिश्रण है वो कौन से रेशियो में होता है, 1:4 के मिश्रण में होता है। यहाँ पर जो N2 है वो स्वयं जो है श्वसन में भाग नहीं लेता है, ये भी ध्यान में रखिए। तो O2 की जो मात्रा है और N2 की जो मात्रा है वो 1:4 में होता है कृत्रिम श्वसन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का नहीं दर्शाता। तो सबसे पहले जानते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी किसको बोलेंगे, जो एसिड और बेस, वह बेस मतलब अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करे उसको, या दोनों का जो प्रकृति है वो प्रतिक्रिया दे या जो दोनों की भांति व्यवहार करे उसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑक्साइड है, तो देखिए दोस्तों सभी के सभी तो ऑक्साइड है, किसको छोड़कर यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर ऑक्साइड बोल दिया है तो ZnCl2 तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा, वो ऑक्साइड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, उभयधर्मी प्रकृति नहीं दर्शाएगा। बाकी जितने भी है वो उभयधर्मी प्रकृति दर्शाएगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़ के ही बनाइएगा। तो ये नहीं बोला है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर ZnCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि R ओम के N प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए 1/, तुल्य प्रतिरोध मतलब 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R R1 या 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि R ओम का प्रतिरोध बोला है। डैश 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 कहाँ तक चलेगा, N मान तक चलेगा, क्योंकि N प्रतिरोध बोला है तो N टाइम तक चलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध है 1/, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा N/R हो जाएगा। ध्यान में रखिए, तो 1 तुल्य प्रतिरोध बराबर N/R। और हमको क्या पूछा है यहाँ पर, तुल्य प्रतिरोध पूछा है, डायरेक्ट तुल्य प्रतिरोध बोला है ना। तो ये अभी जो मान है N/R जो है 1/, तुल्य प्रतिरोध है, लेकिन हमको ओनली तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा R/N। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा R/N हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ध्यान से बनाइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ मतलब जो 2016 या 2017 में ये ACF में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी से सेम रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न साम्यों के लिए Kc व Kp का मान समान होगा। तो सबसे पहले जानते हैं Kc व Kp में संबंध क्या होता है। तो Kp और Kc में संबंध क्या हो जाएगा हमारा, जो Kp बराबर हो जाएगा Kc सांद्रणता RT की पावर डेल्टा N। तो जो डेल्टा N होता है वो क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। डेल्टा N बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा N बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो देखिए ये होता है प्रोडक्ट और ये होता है उत्पाद। ये प्रोडक्ट के ये प्रोडक्ट के जो मोल है वो है, और ये क्रियाकारक के मोल है, दोनों को माइनस करेंगे। तो देखिए जब Kp और Kc का मान कब समान होगा बोला है, तो इसमें देखिए इसमें मोल 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, इससे माइनस कर दो, तो 1 + 1 - 1। तो इससे क्या हो जाएगा, डेल्टा N का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब भी 1 आएगा तो Kp और Kc का मान समान नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं 2, ये 2 है और ये कितना है
ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर मोलों की संख्या देखा जाता है। तीसरे में देख लेते हैं हम, जैसे तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 1 और यहाँ पर 2 है। तो देखिए 2 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ, तो देखिए डेल्टा एन का मान क्या हो जाएगा 0। अब हम उसके संबंध में रख लेते हैं के पी बराबर के सी और आर टी की पावर डेल्टा एन, मतलब डेल्टा एन की पावर अब 0 रख सकता हूँ मैं। तो किसी भी चीज़ में जब 0 होता है उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये पूरा समीकरण जो है 1 हो जाएगा और के पी बराबर क्या हो जाएगा के सी हो जाएगा। तो किस अभिक्रिया के लिए हो जाएगा, किस साम्य के लिए, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, इसके लिए क्या हो जाएगा मान 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिए इस चीज़ को। ऐसा भी ये भी क्वेश्चन 2016 या 17 में आया हुआ है ACF में। नेक्स्ट क्वेश्चन है N/1000 में NaOH विलयन का pH मान होगा। तो इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं NaOH में, NaOH का क्या हो जाएगा 1/1000, मतलब जो OH माइनस आयन कितना हो जाएगा, OH माइनस आयन हो जाएगा हमारा 10⁻³ और हमको पता है, क्या पता है, H प्लस प्लस OH माइनस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻14 होता है। तो यहाँ पर H प्लस आयन कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 10⁻3, तो 10⁻3 उधर जाएगा तो 10⁻14 में माइनस हो जाएगा। तो H प्लस आयन का मान कितना हो जाएगा 10⁻11। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो pH बराबर क्या हो जाएगा, हमारा pH बराबर क्या हो जाएगा H प्लस और log 10 वाला, ठीक है, log 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस का मान रख दीजिए 10⁻11। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो -11 है वो सामने आ जाएगा, -11 और पहले से माइनस सामने लगा हुआ है और ये हो जाएगा log 10। तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर है जो pH बराबर क्या हो जाएगा +11 × 1। तो इस pH बराबर कितना हो जाएगा 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। NaOH में pH मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और pH मान जब 11 है तो वो कौन सा प्रकृति का हो जाएगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि NaOH जो है एक क्षारीय प्रकृति का है, एक वो है क्षार है ये। तो ये pH मान ऐसा निकालते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता। क्रिस्टलीकरण जल मतलब उसमें कोई भी जल का अणु उपस्थित ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं नीला थोथा। नीला थोथा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CuSO4 × 5H2O। देखिए इसमें क्या हो जा रहा है 5H2O मतलब 5 जल के अणु आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा हमारा NaHCO3, इतना ही होता है। धावन सोडा का क्या होता है Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र आपको पहले बता चुके हैं, तो जिप्सम में भी जल का अणु होता है, धावन सोडा में भी जल का अणु होता है और नीला थोथा में भी जल का अणु उपस्थित है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण जल नहीं है, तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो एक चीज़ तो आप सभी को पता है HCl सबसे ज़्यादा अम्लीयता है, उससे बाद कौन सा अम्लीयता में सबसे ज़्यादा है CH3COOH और उसके बाद कौन सा है H2O है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा H2O, उससे ज़्यादा अम्ली CH3COOH और उससे ज़्यादा अम्ली HCl। तो इसका जो आंसर है पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl के तनु जलीय विलयन में कौन उपस्थित होंगे। तो तनु जलीय विलयन बोला है, मतलब HCl को हम H2O में जलीय विलयन करा देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा ये H और ये 3H3 क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं HCl प्लस H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा H3O प्लस और प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो H3O प्लस और Cl माइनस, इसका यही आंसर सही हो जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ध्यान में रखिए। अब क्रिया करा सकते हैं, HCl का तनु जलीय विलयन बोल रहे हैं, जलीय विलयन में जल में क्रिया करा के देखिए तो वो क्या बनेगा H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉपर के निष्कर्षण में प्रगलन के समय धातुमल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, कॉपर जो है उसका निष्कर्षण करते हैं, मतलब हम कॉपर को शुद्धतम रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका निष्कर्षण करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो प्रगलन है वो भी एक स्टेप है। प्रगलन एक क्या है, इसमें एक स्टेप है। उसमें क्या होता है, जो FeSiO3 जो है वो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है, धातुमल के रूप में कॉपर के निष्कर्षण में। तो इसका जो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए ये 4 नहीं है, ये 3 है, गलती से वो 4 हो गया है दोस्तों। तो FeSiO3 जो है क्या हो जाएगा, इसमें धातुमल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो कवर होते जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है दोस्तों। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जितना भी वीडियो बना रहे हैं हम वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जितने भी स्टूडेंट इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, ACF की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसको अच्छे से देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि जितने भी जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाए। तो इसका दोस्तों अब हम पार्ट 3 में इसका जो पार्ट 3 है वो हम अभी बनाएंगे। पार्ट 3 के लिए भी क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले रखा है, तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।